Hello students, once again we are get together. हम सब लोग एक बार फिर से इकट्ठे हैं, गेट टुगेदर हैं एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए, एक नए टॉपिक के साथ प्रोसीड करने के लिए। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर एंड फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स, है ना। ये देखा था पिछले दिनों में। जो कुछ हम लोगों ने देखा यही देखा कि हम ग्रुप में अगर मिक्सिंग रहेगा कैपेसिटर का कनेक्शन तो हम कैसे उसका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस के लिए डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। और सिंगल कैपेसिटर था तो उसका कैसे हम डिराइव कर सकते हैं उसके लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो तो पहले ही देख चुके थे और ये हम लोगों ने बाद में देखा था, ठीक है। तो आज हम उसके बाद आगे जो पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक टॉपिक हमारे पास जो भी है वो टॉपिक को हम बाद में लिखते हैं। पहले हम एक एग्जांपल एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। आप कोशिश करें समझने की ये हमारा एग्जांपल किस तरफ जाने वाला है। गेस करेंगे टॉपिक क्या हो सकता है। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम सब लोगों को आइडिया है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, हम उसको थोड़ा यहाँ एज्यूम कर लें कि ऑर्बिट्स का डिस्टेंस इतना कम है दोनों के बीच, दो ऑर्बिट्स के बीच में, कि उसको हम नेग्लेक्ट कर सकें। तो हम ये मान सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सब एक ही ऑर्बिट में है, और जब एक ही ऑर्बिट में है तो उनका सबका इलेक्ट्रॉन का एक सेंटर ऑफ मास बनेगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास मान लीजिए कि इस ऑर्बिट में हमने यहाँ दिखला दिया है। तो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं उसके लिए हमने यहाँ पर ले लिया है। तो दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर वाले चार्ज हो गए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है। दो इक्वल और ऑपोजिट नेचर वाले चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, लार्ज डिस्टेंस या स्मॉल डिस्टेंस? स्मॉल डिस्टेंस। अगर स्मॉल डिस्टेंस है तो फिर क्या हम याद कर सकते हैं जो हमें डिफाइन कराया गया था कि दो इक्वल और अपोजिट नेचर वाले चार्ज अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे जाएं तो वो दोनों एक सिस्टम बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के नाम से, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, यस बनाएगा। तो फिर इसका एक डायपोल मोमेंट होगा, यस वो भी होगा। तो अब हम इसको जरा ट्रांसफर करते हैं इस तरह से। नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। और इसके लिए अब जब मिलाएंगे इसको, ये शॉर्ट डिस्टेंस हुआ इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का शॉर्ट डिस्टेंस हुआ। तो अब ये डायपोल तो बनाया ही है, साथ ही साथ अब डिफाइन होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल के बनते ही एक टर्म होता है डिफाइन डायपोल मोमेंट, तो इसका डायपोल मोमेंट भी होगा, नेचुरली होगा। डायपोल मोमेंट कितना होगा, q टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। जो चार्ज का अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, याद आ रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर तक कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ नया नहीं है, ठीक है। एक डायपोल मोमेंट बनेगा एटम्स में। अगर हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, समझ रहे हैं जी, एटम्स में। तो अब हम जरा सा इसको लार्ज स्केल पर लाने जा रहे हैं। एक सब्सटेंस पर हम एज्यूम करें, कोई बॉडी पर हम एज्यूम करें। तो बॉडी जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, सब्सटेंस जो होगा, उसमें ए नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। ए नंबर्स ऑफ एटम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो फिर उसमें भी ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा और ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल का मूवमेंट भी बनेगा, ठीक है। यहां तक भी क्लियर है? ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। जब ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल बनेगा और डायपोल मोमेंट बनेगा तो क्या सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही जैसा होगा, या फिर डिफरेंट होगा, रैंडम होंगे वो? अगर एटम न्यूट्रल है, सब्सटेंस न्यूट्रल है, तो किसी से अफेक्टेड नहीं है। तो जब किसी से अफेक्टेड नहीं है तो फिर सबका डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के लिए डिफरेंट होना चाहिए। लॉजिक यही कहता है, डिफरेंट होता भी। तो डिफरेंट होता है तो मान लीजिए एक सब्सटेंस में इस तरह से डायपोल मोमेंट है P1 P2 P3,
ठीक है, जैसे इसका डायपोल मोमेंट इधर बनाएंगे तो P बनेगा, ठीक है। तो ये P1 P2 P3 तीन डायपोल हमने लिया बहुत सिंपल केस के लिए, ठीक है। अब अगर इसको हम देख रहे हैं रैंडम डायरेक्शन में तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो सकता है? नेट इफेक्ट इसका होगा 0, सम ऑफ ऑल डायपोल मोमेंट्स विल बी 0, क्योंकि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है नहीं, इसलिए सबका इफेक्ट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब आइए और ये हम मानते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। अब हमारा जितना टॉपिक है उस तरफ जाने के लिए मान लीजिए कि ये न्यूट्रल नहीं है और ये ऐसे जगह पर रखा गया है, प्लेस किया गया है जहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी तक यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे जगह पर हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तब वहां पर क्या होगा, जैसे ही ये सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा, अब मैं इसको एडजस्ट कर करके और इसके बदले में दूसरा मैं फिगर बना दे रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का शेप बनाया गया है, ठीक है, डायग्राम बनाया गया है और उसी स्पेस में जो पैरेलल प्लेट के बीच में है स्पेस, उसमें ये रख दिया गया है ये ऑब्जेक्ट। तो अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर चार्ज अप्लाई किया जाए, सप्लाई किया जाए, तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है, ओके। तो अब इस चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस स्पेस में, यस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ दे दिया E नॉट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से क्या दिया था E इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं था, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं था। तो स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसके लिए हम लोग E नॉट सिंबल का यूज करते हैं, E नॉट नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 नहीं है, समथिंग नॉन जीरो है, ठीक है। अब उसी में ये सब्सटेंस को रख दिया गया। जब ये सब्सटेंस को उसी में रख दिया गया, ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, अभी हम मानकर चल रहे हैं इंसुलेटर ही है, ऑब्जेक्ट ऐसा है। तो अब इस पे क्या होगा ये हम देखना चाहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर 3 डायग्राम दिया है हमने डायपोल मोमेंट के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर भी 3 डायग्राम दे रहे हैं डायपोल मोमेंट के लिए, ठीक है। तो अब हम इसे इंसुलेटर को यहाँ पर इरेज कर दें जी। अब ये भी बना दिया। तो जैसे ही ये सब्सटेंस इस फील्ड में रखा गया, वैसे ही इस डायपोल पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉर्क अप्लाई हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉर्क के अप्लाई होने की वजह से ये सब जो इधर उधर बसा हुआ था, ओरिएंटेड था, वो सब एक डायरेक्शन में आ गया और वो डायरेक्शन क्या रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में जाके अलाइन हो गया। तो P1 भी देख लीजिए, P2 भी देख लीजिए, P3 भी देख लीजिए, ठीक है, वो अलाइन हो गए। इस तरह से डायपोल का अलाइन होना इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कैरेक्टरिस्टिक को रिवील करता है ना, एक कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, एग्जिबिट करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक अगर अलाइन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो ये कहलाता है पोलराइजेशन, यस। तो अब हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, ये पोलराइजेशन आज का टॉपिक है। नाउ वी स्टार्ट टू एक्सप्लेन इट फर्दर। अब हम इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया, ये अलाइन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसको हम लोग अलाइन होना कहलाता है ये पोलराइजेशन। इस पोलराइजेशन का फेनोमेना जो होगा वो पूरे ऑब्जेक्ट में होगा। हमने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाया है ना फॉर एग्जांपल, लेकिन एज्यूम कीजिए जितने भी एटम्स हैं सब एटम का इलेक्ट्रिक डायपोल होगा और सब अलाइन होगा, ठीक है। तो उस अलाइनमेंट में क्या होता है, अब फर्दर इसका इफेक्ट देखते हैं। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन इधर होगा, ठीक है। मैं इसको अभी अरेंज करता हूँ और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये 3 के लिए मैंने ये बनाया, ठीक है, ये 3 के लिए मैंने बनाया। तो ये तीनों अलाइन हो गए, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर, नेगेटिव चार्ज इधर, पॉजिटिव चार्ज उधर। तो इसका डायरेक्शन राइट वन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन राइट वन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे एटम यहाँ पर आएगा किनारे फेस एज की तरफ, और जैसे जैसे एटम इस एज की तरफ आएंगे वैसे वैसे उनका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से वो कुछ उसमें से बाहर हो जाएंगे और कुछ उसमें अंदर रहेंगे। बाहर कौन सा होगा, कैन यू एक्सपेक्ट? पॉजिटिव चार्ज होगा बाहर राइट फेस पर और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा बाहर लेफ्ट फेस पर, है ना। चलिए, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ दे दीजिए,
ठीक है, अब समझ लीजिए, जो पॉजिटिव चार्ज इस फेस पर बाहर आ गया और जो नेगेटिव चार्ज इस फेस पे बाहर आ गया है ना, वो अब सरफेस पे अपीयर हो रहा है। तो सरफेस पे अपीयरेंस भी किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू पोलराइजेशन। यस, तो अब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे डिफिनीशन देने के बाद, पोलराइजेशन को डिफाइन करने के बाद हम ये बात बता दें कि पूरे सब्सटेंस में ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल ना जाने कितने हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम में हम उसका हिसाब किताब करने वाले हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में ऐसा जितना इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा और उसका मोमेंट होगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम लोग कहेंगे पोलराइजेशन। ठीक है, यस, तो नाउ वी डिफाइन पोलराइजेशन। जी, पर यूनिट वॉल्यूम टोटल डाइपोल मोमेंट किसी सब्सटेंस के लिए कहा जाता है उसका पोलराइजेशन वेक्टर। एक्चुअल नेम होना चाहिए पोलराइजेशन वेक्टर, हम लोग कॉमनली यूज करते हैं पोलराइजेशन वर्ड। ठीक है, कॉमनली वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग वो है पोलराइजेशन, लेकिन होना चाहिए पोलराइजेशन वेक्टर। हम लोग जहां पर वेक्टर का सेंस रहेगा वहां पर यूज करेंगे वेक्टर साइन के साथ। ठीक है, तो अब पोलराइजेशन को हम डाइपोल मोमेंट, टोटल डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करके डिफाइन कर रहे हैं। यस, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये डाइपोल मोमेंट का पर यूनिट वॉल्यूम जो आ रहा है उससे आया है, ये डिराइव हुआ है। तो यही ऐसा यूनिट हो गया पोलराइजेशन का। ठीक है, अब कैसे हमने डिराइव कर लिया, आप भी कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट का क्या होता है? कूलम मीटर, और वॉल्यूम का क्या होता है? क्यूबिक मीटर। तो 1 मीटर, यहाँ पर जो 3 मीटर है उसमें से एक को तो कैंसिल कर देगा, तो जो डिनोमिनेटर बचेगा उसमें 2 मीटर बच जाएगा, मीटर स्क्वायर बच जाएगा। वही मीटर स्क्वायर को यहाँ पर कहते हैं पर मीटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर है ना, इसलिए आप पर मीटर को लिखते हैं कैसे? m⁻²। तो कूलम पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक रिमार्क्स देने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा यूनिट जो होता है कूलम पर स्क्वायर मीटर, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी का होता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं जी। तो और यहाँ पर जो ऐसा यूनिट आ रहा है पोलराइजेशन का, उसका भी कूलम पर स्क्वायर मीटर ही आ रहा है। क्या ये दोनों ऐसा यूनिट हमें ये सजेस्ट नहीं करता है कि ये दोनों क्वांटिटी सेम होंगे? यस होंगे, लेकिन न्यूमेरिकली, है ना, बाय डेफिनेशन नहीं। बाय डेफिनेशन नहीं, डिफिनेशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन्वॉल्व है पोलराइजेशन के लिए, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, पर यूनिट एरिया, है ना, वो पर यूनिट एरिया पर इन्वॉल्वमेंट रखता है और ये पर यूनिट वॉल्यूम पर रहता है इन्वॉल्व। ठीक है, लेकिन न्यूमेरिकली दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है। ठीक है, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए जी। अब हम जब देख लिए कि इस फेस पे, अपोजिट फेस पे, इस सब्सटेंस के अपोजिट फेस पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का अपीयरेंस हो रहा है, तो इस अपीयरेंस को हम लोग पोलराइज्ड चार्ज कहते हैं। अपीयरेंस ऑफ चार्ज को हम लोग कहेंगे पोलराइज्ड चार्ज। तो हम फिर इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमारा अगला स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम इसी तरफ जा रहे हैं लेकर के कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। क्या वो चार्ज जो यहाँ पर अपीयर होगा उतना ही होगा जितना ये चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है, या उससे कुछ डिफरेंट होगा? ठीक है, हम अगर नहीं जानते हैं, श्योर नहीं है, तो हमें डिफरेंट मानकर ही चलना चाहिए। तो मान लीजिए कि डिफरेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, लिखा, नोट भी कीजिए और समझ भी लीजिए। हाउ हैज इट बीन डिराइव्ड? गॉस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। कहाँ? जहां पर चार्ज का अपीयरेंस हो रहा है उसको घेरते हुए, जैसे यहाँ पर चार्ज का अपीयरेंस हो रहा है, तो इसको घेरते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं। ये जो डॉट 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 लाइन देख रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ और ये गॉसियन सरफेस ही है, और ये सरफेस इस चार्ज को और इस चार्ज को अपने अंदर रख रहा है। ठीक है, तो अब इस चार्ज को रख रहा है, तो अब गॉसियन सरफेस अप्लाई करेंगे, तो गॉस थ्योरम के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the Gaussian surface is equal to 1/epsilon times total charge inside it। तो जितना टोटल चार्ज उसके अंदर होता है उसका 1/epsilon टाइम्स होता है। टोटल चार्ज कितना था? अगर इसमें सरफेस में हमने ड्रा कर लिया गॉसियन सरफेस को, तो इसके अंदर कितने चार्ज आ गए? Q जो इस पर चार्ज दिए गए थे वो, और माइनस Q डैश जो यहाँ पर चार्ज का अपीयरेंस हमने दिखलाया है वो, ये Q डैश है। ठीक है, ये Q डैश है, तो ये माइनस में। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q माइनस Q डैश।
अब उस वजह से जो फ्लक्स आएगा वो यही आएगा, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ई ए है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर इफेक्टिव फील्ड बन रहा है, पास आउट हो रहा है उससे, ठीक है। तो अब ई के लिए आप तो जानते हैं कि अगर मीडियम अदर देन वैक्यूम या एयर रहा तो मीडियम को हम लोग इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन आर क्या है? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, ठीक है। तो हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। बट ई नॉट क्या होता है? ई नॉट के लिए हम लोगों ने देखा था कि वैक्यूम में या एयर में अगर कोई चार्ज प्लेट रखा हुआ है तो उसकी वजह से जो फील्ड बनता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या था? चार्ज पर यूनिट एरिया, यस, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पर चार्ज कितना है और एरिया कितना है? इस प्लेट का जो कैपेसिटर प्लेट हमने देखा है उसका एरिया तो होगा ए, ठीक है। तो Q बाई ए जो चार्ज दिया गया है Q है और जो एरिया है ए है, तो Q बाई ए ये हो गया पर यूनिट एरिया चार्ज। अब बाई एप्सिलॉन नॉट ये आया और ये एप्सिलॉन आर था यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब इतना कुछ करने के बाद जब हम कह रहे हैं कि ई अब इससे इक्वल हो रहा है तो अब ई को यहाँ पर जो ई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे, यस, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे। जब रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर आएगा ये वैल्यू और यहाँ ए से इसको कैंसिल करना होगा, कैंसिल कर देंगे। अब बचेगा ये एप्सिलॉन नॉट भी यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अब बच गया Q बाई इतना और यहाँ Q माइनस Q डैश। तो अब दोनों साइड में Q है तो Q को वन साइड कीजिए और Q डैश को वन साइड कीजिए, क्योंकि Q डैश आपको निकालने के लिए आपका टारगेट यही है, Q डैश को फाइंड आउट करें। Q डैश ही आपका पोलराइज्ड चार्ज है। क्या लिखा था यहाँ पर? अमाउंट ऑफ चार्ज पोलराइज्ड, यही लिखा है ना, यस, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो Q डैश को राइट साइड में आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इस टर्म को ये Q डैश को राइट से लेफ्ट लाएंगे तो ये प्लस हो गया और इसको लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे तो ये होगा माइनस Q बाई एप्सिलॉन आर। Q और Q कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद क्या बचा? 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। तो ये हुआ पोलराइज्ड चार्ज के लिए एक एक्सप्रेशन। आप पता कर सकते हैं पोलराइज्ड चार्ज का एक्सप्रेशन अगर ये है तो कितना चार्ज इस पर पोलराइज्ड होगा। ये डिपेंड कर रहा है किस पर? ये रिलेटिव परमिटिविटी पर और दूसरे जो चार्ज इस पर दिया गया है उस पर, है ना, ठीक। तो आप इसे नोट कर लिए हैं। ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं जी। ये है फैक्ट, ये है अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑब्जेक्ट के लिए जो है ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया था उसके लिए एप्सिलॉन आर है तो वो तो इंसुलेटर था। लेकिन अगर इंसुलेटर ना हो कंडक्टर, हमारा तो टॉपिक अब ये है, फोकस हमारा इस पर है कि अगर वो ऑब्जेक्ट इंसुलेटर नहीं हो बल्कि वो कंडक्टर हो तो कंडक्टर होने के केस में उसका लिए परमिटिविटी जो होता है कंडक्टर का वो इन्फिनिटी होता है। जब इन्फिनिटी होता है तो अब उसमें आप 1 बाई इन्फिनिटी करेंगे तो 0 आएगा और 0 को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो सिर्फ Q आएगा जो कि Q डैश से इक्वल हो रहा है। तो ये इंडिकेट है, ये एक मैसेज है कि अगर कंडक्टर आ रहा है तो पोलराइजेशन जो चार्ज का होता है वो इक्वल होता है। जितना चार्ज किसी प्लेट पर दिए हुए हैं दूसरे प्लेट पर उतना ही के बराबर में उस पर भी पोलराइज्ड होगा चार्ज, ठीक है। तो कीप इट इन माइंड। अब नाउ प्रोसीड फ्रॉम हियर, यहाँ से आगे बढ़ें। पोलराइजेशन का इफेक्ट, पोलराइजेशन का क्या इफेक्ट होता है हम अब ये इसमें फोकस करने वाले हैं। तो पहला आपने देखा पोलराइजेशन की वजह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज का अपीयरेंस होता है अपोजिट फेसेस पर। ये अपोजिट चार्जेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बना सकता है, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट ये है जो अपोजिट नेचर के चार्जेस अपीयर होते हैं अपोजिट फेसेस पर यहाँ और यहाँ, तो वो चार्ज भी अपना एक फील्ड बनाएंगे। जो फील्ड बनाएंगे वो फील्ड को हम लोग पोलराइज्ड फील्ड कहते हैं, फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ईपी से डिनोट करेंगे और वो फील्ड का हम लोग एक्सप्रेशन जो लिखते हैं वो पर यूनिट सरफेस चार्ज जो होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करके लेंगे, ठीक है। पर यूनिट सरफेस चार्ज जो अपीयर होगा पोलराइज्ड होगा उसमें, इसलिए हम यहाँ पर लिखा है सिग्मा पी। जी, सिग्मा पी को क्या हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इन पोलराइजेशन, ठीक है। तो अब सोचिए, अब एक फील्ड जो ये प्रोड्यूस किया अब कर सकता है ये है, और एक फील्ड ऑलरेडी इन चार्जेस की वजह से इसके स्पेस में हो सकता है वो ई नॉट है। तो अब इफेक्टिव फील्ड इस सब्सटेंस के अंदर कितना होगा? तो इन्हीं दोनों फील्ड का डिफरेंस, यस, इन दोनों फील्ड का डिफरेंस,
तो पॉइंट नंबर 2 ये लिखेंगे। जी, ये आप जिस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं E इक्वल टू E नॉट माइनस P, ये इसके अंदर का फील्ड है किसी पॉइंट पर, ठीक। तो अब उस फील्ड से आप कह सकते हैं कि E को छोड़ दीजिए, E नॉट को आप लिख सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और EP को आप लिख सकते हैं सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि वहां पर मैंने बताया था इससे पहले। तो अब जाकर के एप्सिलॉन नॉट को राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आने पर ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जाएगा सिग्मा और यहाँ पर जाएगा सिग्मा P। लेकिन सिग्मा P क्या है? सिग्मा P तो आपके लिए पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी है ना, जो कि पोलराइजेशन के बराबर होता है। यस, तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं P से, और हमने रिप्लेस कर दिया P से। अब P को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले आए तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस था। अब ये सिग्मा के बराबर रह जाएगा ये अकेला, ठीक है। अब जब आया तो अब इसको A से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों तरफ A से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये A क्या है? इस गॉसियन सरफेस का एरिया, ठीक है। तो उस A से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैच करने के लिए दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा में भी, तो ये तो मल्टीप्लाई होगा यहाँ, और इसके साथ ये सिग्मा से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा? ये टोटल चार्ज आ जाएगा। सिग्मा जो है पर यूनिट चार्ज है ना, पर यूनिट एरिया चार्ज है, तो टोटल एरिया में चार्ज कितना आ जाएगा? तो वो Q, ये Q क्या है? वो दिया हुआ चार्ज है किस पे? इस प्लेट, कैपेसिटर प्लेट पे, ठीक है। यस, अब ये इक्वेशन या ये एक्सप्रेशन हमें इस बात को आइडिया दे रहा है, हमें इस बात का आइडिया दे रहा है कि P चूंकि वेक्टर है, E चूंकि वेक्टर है, तो ये भी एक पूरी क्वांटिटी जो होगी वो वेक्टर ही होगी। तो ये एक ऐसा वेक्टर है या हो सकता है जिसका फ्लक्स उसी एरिया A से किसके बराबर है? टोटल दिए हुए चार्ज के बराबर है। जी, ये अगर ऐसा है वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक नाम होना चाहिए, एक नाम होता है, वो नाम है डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इन शॉर्ट हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है यहाँ, दिस मींस इतना इज अ वेक्टर व्हिच फ्लक्स थ्रू A इज इक्वल टू द टोटल चार्ज Q गिवन टू द कैपेसिटर प्लेट, है ना। और दिस इज डिनोटेड बाय, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब इसे हमें लिखना है, और इसे D से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से D इक्वल टू क्या आ जाएगा? D इक्वल टू वेक्टर D इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये, और मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है यहाँ पर? अगर D हम रख रहे हैं, इसी को हम D से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ ये किसकी क्वांटिटी के बराबर है? सिग्मा के बराबर है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो ये D सिग्मा के बराबर हुआ, ठीक है, न्यूमेरिकली। अब आइए पॉइंट नंबर 4। अगर हम इसको नहीं रख रहे हैं, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं रख रहे हैं, तो नहीं रख रहे हैं तो इसमें पोलराइजेशन भी नहीं होगा, और जो फील्ड रहेगा ओनली E नॉट रहेगा। यस, तो उस E नॉट का इस पूरे सरफेस से होकर के, एरिया से होकर के कितना फ्लक्स पास आउट करेगा, हम ये निकाल सकते हैं इससे। E नॉट टाइम्स A इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स Q, ठीक है। तो अब उतना टाइम्स अगर होगा तो फिर अब एप्सिलॉन नॉट को इधर लाइए और A को उधर ले जाइए, तो Q बाय A हो गया। Q बाय A होते ही ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया, जो D के बराबर होता है, यहाँ पर लिखा था। यस, तो अगर D के बराबर होता है तो D लिख दिया, हमसे रिप्लेस कर दिया सिग्मा को D से, ठीक है। अब आप बताइए, E नॉट को हम इससे रिलेट करते हैं। अगर किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, तो मीडियम वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करते हैं E नॉट को, जो वैक्यूम का इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, तो क्या आता है? मीडियम का इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन r, है ना। तो E नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये रिलेशन होगा, ठीक है। E को ले जाएंगे राइट साइड, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब E नॉट को हम यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा? एप्सिलॉन r टाइम्स E, ओनली E जो मीडियम में होगा, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, तो उस वक्त मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वो यहाँ पर E है, ठीक है। अब जाकर के D किसके इक्वल हुआ? इसके इक्वल, बट हम इन दोनों को एक सिंबल से एब्रिविएट कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं। वो है सिंबल एप्सिलॉन, ओनली एप्सिलॉन, और इसको क्या कहेंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो इसको लिए कहेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, ठीक है। तो बहरहाल ये एक रिलेशन हुआ D के साथ E का, माने डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मीडियम में, इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका प्रोपोर्शनल हो सकता है, यस होता है। आइए अगला पॉइंट हम लिखते हैं। ये पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके साथ रिलेशन हम लोगों ने देख लिया। पोलराइजेशन की वजह से हम लोग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इसमें होगा इस सब्सटेंस में, इंसुलेटर में, पोलराइजेशन उसका प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वो इंक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज करेगा, अगर वो डिक्रीज करेगा तो पोलराइजेशन भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं P प्रोपोर्शनल टू E। अब अगर ऐसा है तो अब आप इसको प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव कीजिए और लिखिए कोई कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को यहां पर चाई जैसे पढ़ा जाता है, ये कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इसका नाम दिया गया है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? किसी डाइलेक्ट्रिक में इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएशन आने के बावजूद भी वैरी नहीं करता है, और किसी में वो वैरी करता है। जिसमें वैरी नहीं करता है उसको लीनियर डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है, और जिसमें वैरी कर जाता है उसको कहा जाता है नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका वैल्यू वैरी करता है, कुछ ना कुछ होता है, और लीनियर डाइलेक्ट्रिक के लिए इसका वैल्यू वैरी नहीं करता है, फिक्स होता है। तो अब हमें कैसे पता कि कौन सा लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर है ना? तो उस केस में हम जो कांस्टेंट दे रहे हैं यहाँ पर, उसके लिए एक स्पेशल नेम दे रहे हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, ये ससेप्टिबिलिटी सस्पिशन में रखा हुआ है, इस वजह से नाम है ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, यस। तो अब हम चले यहाँ पर, ये P के साथ रिलेशन हो गया। ओके, अब यहाँ P और E दोनों का डायमेंशनली इक्वेशन फिट नहीं होता है, तो उसको डायमेंशनली इक्वेशन फिट करने के लिए एक कांस्टेंट दिया जाता है एप्सिलॉन नॉट। तब फाइनल रिजल्ट ये होगा। ठीक है, वन मोर पॉइंट नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं, देख चुके हैं, D इसके इक्वल भी होता है और D इसके इक्वल भी होता है ना? इससे पहले 2-3 पॉइंट पहले में देखा था, दोनों इक्वल होता है, तो दोनों ही इक्वल होंगे, ये होंगे ना? ठीक, तो देयरफॉर P को रिप्लेस कर दीजिए इस रिजल्ट से जो अभी यहाँ पर हम लोगों ने लाया है। तो P जब रिप्लेस हो जाएगा इससे, तो अब इसमें देख रहे हैं कि टर्म्स जो है वो कॉमन लिए जा सकते हैं, कॉमन यहाँ इस स्टेप में ले लिया गया है। अब ये दोनों कॉमन टर्म्स जो है, सॉरी, ये और ये कैंसिल किए जा सकते हैं, तो कैंसिल किए जा सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा? Yes, this is the relation between susceptibility and relative permittivity. ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, कीप इन माइंड, और इसी के साथ आज का क्लास को ओवर कीजिए। ठीक है।